एक बार फिर आपका स्वागत है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स स्टडीज़ में। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड द फर्स्ट टॉपिक इज फंक्शनल फोरमैनशिप। फोरमैन यानी कि प्लांट सुपरिटेंडेंट। प्लांट सुपरिटेंडेंट के अंडर में टेलर के मुताबिक दो इंचार्जेस होने चाहिए, प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज यह वह व्यक्ति है जो केवल योजना बनाएगा, केवल सोचेगा कि काम करना कैसे है। और प्रोडक्शन इंचार्ज एक्चुअली वर्कर्स से काम कराएगा और जो भी योजना बनाई है उसे सही तरीके से कार्य रूप देगा। प्लानिंग इंचार्ज के अंडर में 4 सुपरवाइजर्स होने चाहिए और प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर में भी 4 सुपरवाइजर्स होने चाहिए। प्लानिंग इंचार्ज के अंडर में पहला सुपरवाइजर होना चाहिए टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, जो वर्कर्स के द्वारा किए गए काम का टाइम और उनकी कॉस्ट को नोट करेगा कि किस समय पर काम शुरू किया गया और खत्म किया गया और उस काम को पूरा करने में कॉस्ट कितनी आई। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क वर्कर्स को समय समय पर इंस्ट्रक्शंस देगा कि कब वर्कर को कौन सा काम स्टार्ट करना है। रूट क्लर्क ये वर्कर्स को रास्ता दिखाएगा। शॉप डिसिप्लिनरियन यह इस बात का ध्यान रखेगा कि वर्कर्स अनुशासन में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स वो कंपनी के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर में भी 4 होंगे। पहला गैंग बॉस, ये वर्कर्स को सही समय पर रिसोर्सेज अवेलेबल कराएगा। स्पीड बॉस ये वर्कर्स की स्पीड बढ़ाने पर काम करेगा। रिपेयर बॉस ये वर्कर्स की हेल्प करेगा अगर कहीं पर भी उनको रिपेयरिंग की आवश्यकता पड़ती है मशीनों में, और साथ में उनको सिखाएगा भी कि किस तरीके से कहीं पर भी अगर रिपेयरिंग की आवश्यकता पड़ती है तो किस प्रकार के स्किल्स का हमें यूज करना चाहिए। एंड एट द लास्ट इंस्पेक्टर, यह क्वालिटी को कंट्रोल करेगा। फंक्शनल फोरमैनशिप दैट मीन्स कुल मिलाकर वर्कर्स के ऊपर नजर रखने के लिए 8 स्पेशलिस्ट्स की हमें आवश्यकता पड़ेगी। टेलर एडवोकेटेड सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शन। टेलर इस बात का सुझाव देता है कि प्लानिंग का काम अलग होना चाहिए और एग्जीक्यूशन फंक्शन अलग होना चाहिए। यानी सोचना और करना, ये दोनों अलग अलग कार्य हैं। दिस कंसेप्ट वॉज एक्सटेंडेड टू द लोएस्ट लेवल ऑफ द शॉप फ्लोर। शॉप फ्लोर मीन्स फैक्ट्री, जहां पर एक्चुअली वर्कर्स काम करते हैं। और यह टेक्निक लोअर लेवल के लिए है। इट वॉज known as functional foremanship. It is a form of organization which involves supervision of a worker by several specialists foremen. यानी कि वो टेक्निक है जिसमें अलग अलग स्पेशलिस्ट्स वर्कर्स पर नजर रखेंगे और उनसे काम कराएंगे। टेलर इंट्रोड्यूस्ड फंक्शनल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ही एडवोकेटेड स्पेशलाइजेशन। यानी कि टेलर जोर देता है स्पेशलिस्ट्स पर जिनके पास पाया जाता है स्पेशलाइजेशन। अगर वर्कर्स पर नजर रखने वाले स्पेशलिस्ट हमारे पास अवेलेबल होंगे तो वर्कर्स में भी स्पेशलाइजेशन आएगा, यानी कि वो भी अपने काम को पूरा करने में माहिर हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू हिज प्लान देयर शुड बी 8 पीपल
that means specialists in the organization. All these 8 persons would be specialists and their status of foreman. ये सभी 8 लोग अपने अपने फील्ड में माहिर होंगे और ये फोरमैन कहलाएंगे. दैट मीन्स सुपरवाइजर. इन फंक्शनल फोरमैनशिप अ वर्कर इज अंडर कंट्रोल ऑफ 8 स्पेशलिस्ट्स. तो फंक्शनल फोरमैनशिप के अंडर में हर वर्कर को कंट्रोल किया जाएगा 8 स्पेशलिस्ट्स के द्वारा. ईच वन हैविंग स्पेशलिटी इन हिज ओन फील्ड. और ये 8 के 8 स्पेशलिस्ट्स अपने अपने क्षेत्र में माहिर होंगे, जिससे ये वर्कर्स की सही समय पर सही तरीके से सहायता कर सकेंगे, उन पर नजर रखेंगे और उनको कंट्रोल करेंगे. नेक्स्ट टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. That means work study. It's the part of work study. Standardization means adoption of similar, well-designed methods and techniques which seek to minimize the cost of production. Standardization का मतलब है कि हमें एक जैसे मेथड्स और टेक्निक्स का यूज करना है बार बार, और ये बेस्ट मेथड होना चाहिए ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम आए. यानी कि कम से कम हमारे रिसोर्सेज खर्च होने चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए. दीज टेक्निक्स एम एट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स, इक्विपमेंट्स एटसेट्रा. यह टेक्निक इस बात पर जोर देती है कि जो टूल्स और इक्विपमेंट्स यूज किए जाएंगे प्रोडक्शन के लिए वो सब एक जैसे होने चाहिए ताकि हमारा प्रोडक्शन भी एक जैसा हो. स्टैंडर्डाइजेशन रिफर्स टोटल प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी. यानी कि हर बिजनेस एक्टिविटी के लिए हम पहले से यह तय कर लेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए. इट कैन बी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस, रॉ मटेरियल, टाइम, प्रोडक्ट, मशीनरी, मेथड्स और वर्किंग कंडीशंस. अर्थात यह सब कुछ पहले से ही तय हो जाएगा. पूर्व निर्धारित होगा कि हमारा प्रोसेस क्या होगा, किस प्रकार का हम लोग रॉ मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, कितने समय में हमें काम खत्म करना है, किस प्रकार का हमें प्रोडक्ट बनाना है, और उसके लिए किस प्रकार की हमें मशीनरी चाहिए, किस प्रकार के मेथड्स चाहिए, और वर्कर्स के लिए किस प्रकार की वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए. These standards are the benchmarks which must be adhered to during production. यानी कि ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो पहले से ही तय कर लिए जाएंगे कि हमें कब क्या करना है, और प्रोडक्शन करते वक्त वही तरीके फॉलो किए जाएंगे. द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन आर. स्टैंडर्डाइजेशन का उद्देश्य है नंबर 1, to reduce a given line of product to fixed types, sizes and characteristics. अर्थात पहले से यह तय कर लेना कि किस लाइन के प्रोडक्ट्स में हमें काम करना है, किस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाने हैं, उनका साइज क्या होगा और हमारे प्रोडक्ट में विशेषताएं क्या होंगी. नंबर 2, टू एस्टेब्लिश इंटरचेंज एबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स. हमारा प्रोडक्शन इस प्रकार का होना चाहिए कि अगर हम लोग अपने प्रोडक्ट्स की कुछ पार्ट्स आपस में चेंज कर दें तो भी वो प्रोडक्ट्स वैसे ही काम करने चाहिए जैसे कि पहले काम कर रहे थे. वही कहलाएगा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन. नंबर 3, टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस एंड क्वालिटी इन मटेरियल. यानी कि हमारा क्वालिटी जो भी होगी मटेरियल की वो बेहतरीन होनी चाहिए, सबसे बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए. एंड नंबर 4, टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन. यानी कि हर प्रकार का रिसोर्स, चाहे वो मैन हो या मशीन हो,
उसकी परफॉर्मेंस, उससे हमें क्या काम लेना है, कैसे काम लेना है, ये पहले से ही तय हो जाना चाहिए। नाउ सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सिंप्लीफिकेशन एम्स एट एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अर्थात बहुत सी कंपनीज में ऐसा देखा जाता है कि बिना मतलब बहुत सारी वैरायटीज पैदा की जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वैरायटीज ज्यादा नहीं रखनी है, वैरायटीज कम से कम होनी चाहिए, लेकिन जो भी वैरायटीज हम रखेंगे वो ऐसी होनी चाहिए कि उसका मुकाबला कोई ना कर सके। इट रिजल्ट्स इन सेविंग ऑफ कॉस्ट ऑफ लेबर। इससे हमारी लेबर की कॉस्ट बचेगी, हमें डिफरेंट टाइप्स की लेबर्स को अपॉइंट नहीं करना पड़ेगा। मशीन एंड टूल्स भी हमारे पास लिमिटेड होंगे, जिससे कंपनी की कॉस्ट कम आएगी। इट इम्प्लाइज रिड्यूस्ड इन्वेंट्रीज। हमें गुड्स का स्टॉक भी अपने पास कम रखना पड़ेगा, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या फिनिश्ड गुड्स हो। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, क्योंकि हम लोग वैरायटीज कम बनाएंगे तो जो भी हमारे पास इक्विपमेंट्स होंगे, मशीनरीज होंगी, उनका हम लोग भरपूर प्रयोग कर सकेंगे। एंड इंक्रीजिंग टर्नओवर, और इससे हमारी कंपनी की सेल बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो यूएसए में थी, जो पहले बनाया करती थी लगभग 2000 वैरायटीज के डिफरेंट पेपर्स, लेकिन सफलता नहीं मिली। उसके बाद उसने अपनी वैरायटी को घटाकर कर दिया केवल 200, जिससे कि उसको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। यानी कि 90% वैरायटी कंपनी ने खत्म की। यही कहलाता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। यानी कि काम को हमें आसान बनाना है, मुश्किल नहीं बनाना। और काम को आसान बनाने के लिए जो बेकार की वैरायटीज हैं उन्हें हमें खत्म करना है। नेक्स्ट टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज फैटीग स्टडी। फैटीग का मतलब होता है थकावट। जब भी कोई इंसान लगातार काम करता है बिना रुके हुए, तो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से वो थक जाता है। उसे जरूरत होती है इंटरवल्स की, ताकि वो रेस्ट कर सके और जो उसका स्टेमिना खो गया है, जो उसका एनर्जी लेवल डाउन हो गया है, वो उसे वापस गेन कर सके। अगर लेबर हैवी वर्क कर रहे हैं, यानी कि ऐसा काम जिसमें थकावट बहुत जल्दी हो जाती है, तो हमें वर्कर्स को समय समय पर आराम देना चाहिए, ताकि वर्कर्स अपनी खोई हुई एनर्जी को वापस प्राप्त कर सकें। द मेन पर्पस ऑफ द स्टडी इज टू चेक एंड डिसाइड द नंबर ऑफ इंटरवल्स एंड देयर फ्रीक्वेंसी नीडेड बाई अ वर्कमैन। इस स्टडी का मेन पर्पस है यह चेक करना और डिसाइड करना कि वर्कर्स को कितने इंटरवल्स हमें देने हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 या 2 इंटरवल से ही काम चल जाएगा। हो सकता है हमें वर्कर्स को हर 15 मिनट बाद 5 मिनट के लिए रेस्ट देना हो, या हर आधे घंटे बाद उनको 5 मिनट का रेस्ट देना हो। ऐसा करने पर वर्कर्स की क्षमता बढ़ जाती है। दैट मीन्स द पर्पस ऑफ फैटिग स्टडी इज टू मेंटेन द operational efficiency of the workers. Next technique of scientific management is method study. The objective of method study is to find out one best way of doing the job. यानी किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए हमें बेस्ट मेथड का चुनाव करना है। और बेस्ट मेथड वो होता है जिसमें समय भी कम लगे काम को पूरा करने में और कॉस्ट भी कम से कम आए। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ डूइंग द जॉब। अर्थात किसी भी काम को पूरा करने के
अलग अलग बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। टू डिटरमाइन द बेस्ट वे देयर आर सेवरल पैरामीटर्स, और उन तरीकों में सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होगा, इसके पैरामीटर्स भी अलग अलग हो सकते हैं। मेथड स्टडी एम्स एट मिनिमाइजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मेथड स्टडी का मेन पर्पस है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम आनी चाहिए, यानी कम से कम लागत में अच्छे से अच्छा हमें आउटपुट मिलना चाहिए बाय यूजिंग अ बेटर ऑप्टिमल मिक्स ऑफ रिसोर्सेज। और इसके लिए हमें सभी रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करना होगा। इट सीक्स टू डिसाइड द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ जॉब। तो मेथड स्टडी का मतलब हुआ कि हमें किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए बेस्ट मेथड डिसाइड करना है, और वही मेथड हर बार 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 अपनाना है। नेक्स्ट टेक्निक इज मोशन स्टडी। मोशन स्टडी रिफर्स टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स, यानी कि हमें वर्कर्स के मूवमेंट को स्टडी करना है। जैसे कि वो कितनी बार किसी भी आइटम को एक जगह से दूसरी जगह उठाकर रखते हैं, कितनी बार वो बैठते हैं, कितनी बार खड़े होते हैं, यानी कि वर्कर्स की हर पोजीशन, हर मूवमेंट के ऊपर हमें स्टडी करनी है, जो भी उसे करने पड़ते हैं किसी भी काम को पूरा करने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट अननेसेसरी मूवमेंट्स आर सॉट टू बी एलिमिनेटेड। और यहां हमें जो वर्कर्स के बिना मतलब के मूवमेंट्स हैं उन्हें खत्म करना है, सो दैट इट टेक्स लेस टाइम टू कंप्लीट द जॉब एफिशिएंटली, ताकि वर्कर्स कम से कम समय में उस काम को बढ़िया तरीके से पूरा कर सके। On close examination of body motions, for example, it is possible to find out motions which are productive and motions which are incidental, and motions which are unproductive। यानी कि जब हम लोग वर्कर्स के मोशंस पर स्टडी करते हैं तो हो सकता है हमें कुछ मोशंस ऐसे दिखाई दें जो प्रोडक्टिव हों, कुछ मोशंस ऐसे दिखाई दें जो इंसिडेंटल हों, एग्जाम्पल जैसे कि गोइंग टू स्टोर्स, और कुछ मोशंस ऐसे भी दिखाई दें जो अनप्रोडक्टिव हों। तो मोशन स्टडी में हमें क्या करना है, यही जो अनप्रोडक्टिव मोशंस हैं इन्हें हमें खत्म करना है, एलिमिनेट करना है। टेलर यूज्ड स्टॉप वॉचेज एंड वेरियस सिंबल्स एंड कलर्स टू आइडेंटिफाई डिफरेंट मोशंस। टेलर ने अलग अलग मोशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए स्टॉप वॉचेस का यूज किया, अलग अलग सिंबल्स का और कलर्स का यूज किया। द प्रिंसिपल ऑफ द स्टडी इज टू एलिमिनेट द यूजलेस मोशंस ऑफ अ मशीन ऑपरेटर। मशीन पर काम करने वाला कोई भी इंसान कितनी बार खड़ा होता है, कितनी बार बैठता है, कितनी बार एक जगह से दूसरी जगह जाता है, कितनी बार उसे अपना हाथ उठाना पड़ता है, कितनी बार उसे अपना हाथ एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है। अगर इनमें से कोई भी हमें यूजलेस मोशंस दिखाई दे रहे हैं तो उन यूजलेस मोशंस को हमें खत्म करना है। इट लीड्स टू हायर आउटपुट एंड एफिशिएंसी, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो इससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, लेबर के काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी। नेक्स्ट टेक्निक इज टाइम स्टडी। इट डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। टाइम स्टडी हमें यह बताता है कि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए कितना समय लगना चाहिए। टाइम मेजरिंग डिवाइसेस दैट इज वॉचेज आर यूज्ड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ टास्क। इसके लिए प्रयोग किया गया घड़ियों का, ताकि हमें ये पता चल सके कि किस काम को कितनी देर में पूरा किया जा रहा है। द स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स्ड फॉर द होल ऑफ द टास्क बाय टेकिंग सेवरल रीडिंग्स। और इसके लिए टेलर ने बहुत सारी रीडिंग्स ली और फिर यह तय किया कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए
फिक्स्ड टाइम कितना लगना चाहिए उस कार्य को पूरा करने में। इट सीक्स टू मेक अ रिकॉर्ड ऑफ टाइम required to perform each part of job in an industrial operation। तो कार्यों को अलग अलग हिस्सों में विभाजित करके हर कार्य का समय अलग से नोट किया गया। द पर्पस ऑफ टाइम स्टडी इज टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग ईच एंड एवरी डिटेल्ड एलिमेंट ऑफ द जॉब। इट हेल्प्स इन वर्क मेजरमेंट बाय सेटिंग अप फेयर डेज वर्क एंड वर्कर्स कॉम्पेंसेशन। टाइम स्टडी करने से हम यह मेजर कर सकते हैं कि एक वर्कर का एक दिन में कितना काम होना चाहिए और उसी के अनुसार उसकी वेजेस एंड सैलरीज भी डिसाइड की जा सकती हैं। द नेक्स्ट टेक्निक इज डिफरेंशियल पीस रेट प्लान्स, जिसके अंतर्गत टेलर ने इस बात पर जोर दिया कि जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं और जो इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं उनका वेज रेट डिफरेंट होना चाहिए, यानी कि उनकी मजदूरी दर अलग अलग होनी चाहिए। टू प्रोवाइड इंसेंटिव टू द वर्कर्स, टेलर इंस्टिटेड ऑन अ कोरिलेशन बिटवीन वेजेस एंड प्रोडक्टिविटी। टेलर वर्कर्स को एक प्रकार का इंसेंटिव देना चाहता था। वह चाहता था कि वर्कर्स की वेजेस में और उनकी प्रोडक्टिविटी में कुछ संबंध होना चाहिए। दैट मीन्स जिस वर्कर की एफिशिएंसी ज़्यादा है उसको ज़्यादा तनख्वाह मिलनी चाहिए और जिस वर्कर की एफिशिएंसी कम है उसको कम तनख्वाह मिलनी चाहिए। इन दिस सिस्टम द स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे इज एस्टेब्लिश्ड एंड टू पीस रेट्स आर यूज्ड। तो इस टेक्निक के अंतर्गत टेलर ने जोर दिया इस बात पर कि पर डे वर्कर जो भी काम करेगा उसका स्टैंडर्ड पहले से ही तय कर लिया जाएगा कि हमें वर्कर से एक दिन में कितना कार्य चाहिए, और अगर वर्कर्स ने उस टारगेट को अचीव किया तो उनकी तनख्वाह ज़्यादा होगी, और अगर वर्कर्स ने वह टारगेट अचीव नहीं किया तो उनको पीस रेट कम दिया जाएगा। Thus, inefficient workers will be motivated to improve their standard performance। ऐसा करने पर जो इनएफिशिएंट वर्कर्स होंगे अर्थात जिनमें क्षमता कम है वो भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब वो देखेगा कि काम में थोड़ा सा अंतर आने पर ही तनख्वाह में भी अंतर आ रहा है तो वह चाहेगा कि अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाए और वह भी ज़्यादा वेजेस और सैलरीज ले सके एफिशिएंट वर्कर्स की तरह। नेक्स्ट टेक्निक इज मेंटल रिवॉल्यूशन, यानी मानसिक क्रांति, जिसके मुताबिक हमें वर्कर्स और मैनेजमेंट के बिहेवियर में, उनके एटीट्यूड में एक दूसरे के प्रति बदलाव लाना है। हमें वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों का माइंडसेट एक दूसरे के प्रति चेंज करना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन सर, पॉइंट नंबर ए, चेंज इन मेंटल एटीट्यूड्स ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर। अर्थात दोनों के एटीट्यूड में हमें एक दूसरे के प्रति बदलाव लाना है। नंबर बी, कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच सहयोग की भावना पैदा करनी है। एंड नंबर सी, रूलिंग आउट फीलिंग ऑफ सस्पिशियन और प्रिजुडाइस फ्रॉम द माइंडसेट ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टू अडॉप्ट सिस्टमेटिक थिंकिंग। वर्कर्स और मैनेजमेंट एक दूसरे के प्रति जो पहले से ही धारणा लेकर बैठे होते हैं उसे हमें खत्म करना है।